हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी के लास्ट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। इतनी सारी अप्रोचेस पढ़ने के बाद और पर्सनालिटी को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आ चुके हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के टॉपिक पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि असेसमेंट कैसे कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो नोट्स हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर ही रहे होंगे। हर बार मैं ये चीज़ अनाउंस करती हूँ हर वीडियो में, तो इस बार भी यही बोलूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर हम आपको ये सभी नोट्स दे रहे हैं क्लास 12 के लिए। ओके, एरिक एरिक्सन के इस बेहद खूबसूरत थॉट के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। लेट्स सी व्हाट ही सेज अबाउट पर्सनालिटी। बिकॉज लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस। वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट द बेटर फॉर अस ऑल। हम दूसरों की पर्सनैलिटी का जजमेंट तो करते हैं और कई बार लोगों को डिस्कार्ड भी कर देते हैं कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, लेकिन ये सच है कि इंटरडिपेंडेंस से ही ये पूरा नेचर चल रहा है और हमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना होगा। तो क्यों ना अंडरस्टैंड ये भी करें कि पर्सनैलिटी को असेस कैसे करना है, जिससे हम पर्सनैलिटी को एक्यूरेट वे में असेस कर पाए और बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाए। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनैलिटी असेसमेंट में हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सेल्फ रिपोर्ट मेजर के थ्रू हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं और बिहेवियरल एनालिसिस कैसे होता है। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सब कैटेगरीज भी आएंगी। तो एक एक करके चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी का असेसमेंट जान लेते हैं कि क्या होता है, पर्सनैलिटी को हमें क्यों असेस करना होता है। पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम खुद के बारे में भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं या फिर बहुत सारी हमारी पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसे हैं जो आप खुद के ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, MBTI, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, हम बहुत सारा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने बारे में भी जान पाते हैं। Assessment refers to the procedures used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics. Of course, assessment के basis पर हम लोगों को एक similar pace पर different characteristics के बारे में जान सकते हैं। The goal of assessment is to understand and predict behavior with minimum error and maximum accuracy. हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि जब हम किसी को assess करते हैं, किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं, तो हमारी बात में एक्यूरेसी ज्यादा हो और एरर्स मिनिमम हो। तो यही काम असेसमेंट के थ्रू होता है। किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए हमें वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवर एफर्ट्स मोर फॉर्मली। तो जब हम फॉर्मल एफर्ट्स लगाते हैं तो हम पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल वे में तो हम लोगों के बारे में ओपिनियंस देते ही रहते हैं, वो तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी टेंडेंसी होती है। शुरुआत करेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर से, लेकिन मैंने इस PDF में आपको ये भी बताया है कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये मैंने हर जगह पर इस तरह से किया हुआ है। एक क्वेश्चन है, इसे आप पढ़िएगा आराम से। फिलहाल हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर समझते हैं कि क्या होते हैं। दे आर द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड इन्हें समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज देता है, मतलब उसको डिटेल में बातें नहीं बतानी है, टू द पॉइंट बात चलेगी। यस नो, 1 2, ट्रू फॉल्स, राइट, रेटिंग स्किल्स, ये सब चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, जहां पर हमें पर्सन को ऑब्जेक्टिव वे में ही आंसर लेना होता है। और जो इवेल्युएशन होता है ना, वो स्कोरिंग जो होती है वो भी ऑब्जेक्टिवली होती है। The responses are accepted at face value, scored in quantitative terms and compared to the norms. जो भी स्कोर्स निकल कर आते हैं वो क्वालिटेटिव नहीं होते, मतलब वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होते। जो भी रिजल्ट्स आते हैं निकल के वो भी क्वांटिटेटिव में होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने 5 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स यस नो वाले, ओके, यस नो मे बी वाले। अब आपने उसमें जो भी आंसर्स दिए, तो यस के लिए आपको 1 मार्क है, नो के लिए 0 मार्क है, या -1 है, इस तरीके से मार्किंग है। तो जब आप मार्किंग जहां पर होगी तो वहां पे टोटल हमेशा क्वांटिटेटिव आएगा, और जब क्वांटिटेटिव आएगा तो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। जैसे आप अपने क्लास में देखते हैं कि जिस बच्चे के 100 में से 90 आए वो अच्छे मार्क्स हैं, जिसके 30 आए वो बुरे मार्क्स हैं। तो कैसे आप ये इवैल्यूएट कर पाते हैं, क्योंकि वो स्कोर्स 100 के रेस्पेक्ट में इवैल्यूएट हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। तो 90 मार्क्स आना या 30-40 मार्क्स आना क्वांटिटेटिव वैल्यू है, जो कि कंपेयर इजीली हो जाती है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं MMPI की, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी का मतलब हो गया, इसकी हेल्प से हम असेसमेंट करते हैं। ये किसने क्रिएट की थी? हाथवे एंड मैकले ने इसको क्रिएट किया था। लेकिन इनका पर्पस क्या था? इनका था कि इसकी हेल्प से साइकेट्रिक डायग्नोसिस किया जा सके, मतलब जो लोग डिफरेंट मेंटल इश्यूज से सफर करते हैं उनको डायग्नोस करने में इसकी हेल्प ली जाती थी। लेकिन ये बहुत सारे साइकोपैथोलॉजी के वेराइटीज में यूज भी होने लगा। ये अच्छा था, ये अच्छा टेस्ट था। यहाँ पे 567 स्टेटमेंट्स थे, एंड द सब्जेक्ट हैज टू रिस्पॉन्ड एज ट्रू और फॉल्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे पर्सन को ट्रू और फॉल्स में आंसर करना था, तो इजी भी हो जाता था।
टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 सब स्केल, सम ऑफ विच आर हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया। ये आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, इन सब के बारे में आप आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, अब नॉर्मल बिहेवियर में पढ़ेंगे। और ये अब नॉर्मेलिटी को असेस किया जाता था इसके थ्रू, एमएमपीआई के थ्रू, क्योंकि अभी हमने बात की कि साइकेट्रिक डायग्नोसिस होता था, तो जब वो असेसमेंट करेंगे तो कुछ जाहिर सी बात है कुछ अब नॉर्मल चीजों को फाइंड आउट करेंगे। तो 2-3 बातें इसके बारे में निकल कर आती हैं कि एक तो यहाँ पे हैथवे एंड मैककिनले ने प्रोड्यूस किया था, इसके अलावा साइकेट्रिक डायग्नोसिस में काम आता था। 567 स्टेटमेंट थे, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन थे, 10 सब स्किल्स में डिवाइडेड था। आते हैं ईपीक्यू की तरफ, जो कि साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में बहुत यूज होता है। बीए के जो सिलेबस में ईपीक्यू कई जगह पर है, 12th में भी हो सकता है, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में ईपीक्यू का टेस्ट बच्चों को एडमिनिस्टर करना सिखाया जाता है। हमने ये पहले पढ़ा है, आइजेंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर इसी चैप्टर में पढ़ा है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि ईपीक्यू में पहले 2 डायमेंशंस दी गई थी और बाद में 1 डायमेंशन और जोड़ी गई थी, याद होगा आपको। तो जब ये टेस्ट बनाया गया था तो ये शुरू में 2 ही डायमेंशन के लिए पर्सनालिटी के डायमेंशन के लिए बनाया गया था, उसी तरीके से, ठीक है, जिसमें क्या क्या थे, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन और इमोशनली स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। मतलब आपने पढ़ा था ना, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनली स्टेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, 2 डायमेंशन हो गई। इसमें 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स का असेसमेंट किया जाता है और बाद में उसी तरीके से उन्होंने 3rd डायमेंशन भी जोड़ी, साइकोटिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, जो लोगों के ज्यादा किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इस टेस्ट में ईपीक्यू में यहाँ पर जो टेस्ट है ये बहुत वाइडली यूज होता है और इस टेस्ट को तीनों डायमेंशन पर असेस किया जा सकता है और इस टेस्ट को क्लियर करने वाले जो लोग होते हैं वो इन सभी डायमेंशन पर बेस्ड चीजों में किस तरह से कर रहे हैं लाइफ में, इन चीजों को हम यहाँ पे असेस कर पाते हैं। तो ईपीक्यू में क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो आपके पास यस नो की फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अगेन इसमें भी क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट है, मतलब मैं अपनी रिपोर्ट आपको खुद दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ वेदर आई लाइक दिस स्टेटमेंट और नॉट, वेदर आई डिसलाइक दिस स्टेटमेंट और नॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी यस नो वाला होता है। फिर आता है कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर, 16 पीएफ जिसे हम कहते हैं। 16 पीएफ में भी यही चीज होती है, यहाँ पे भी एमसीक्यूज होते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और सब्जेक्ट को हैज टू रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। टेस्ट कैन बी यूज्ड विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज विद अडल्ट्स। ये जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग वगैरह में यूज होता है 16 पीएफ। और इसमें भी क्या होता है, पर्सन के 16 पर्सनालिटी फैक्टर को इसके थ्रू असेस किया जाता है, मतलब जो भी हमारे अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डायमेंशंस होती है पर्सनालिटी की, उनको असेस करने के लिए हम 16 पीएफ का यूज करते हैं। यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट की लिमिटेशंस की बात करें, अभी तक हमें ये लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही तो होता है, सेल्फ रिपोर्ट में पर्सन खुद से जो देता है आंसर हमें बहुत ईजी हो जाता है, कन्वीनियंस हो जाता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। और जो आपके सीओईटी एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनमें ये टॉपिक अलग से पूछे जाते हैं। आप सोचते हैं कुछ देर के लिए टॉपिक है कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होती है, वो एक प्रॉब्लम इन टेस्ट में नजर आती है। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा टेस्ट तो मैम चेक करेंगी, तो मैं ऐसा आंसर कर दूं जो मैम को ठीक लगे, तो आपने सोशल डिजायरेबिलिटी यहाँ पे कर दी। आपको लग रहा है कि सोशली ये ऐसा होना चाहिए, मैं भले ही अलग सोच रहा हूँ लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये इवैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। तो जब आप दुनिया के बारे में सोच के आंसर करने लगते हैं और आप अपना व्यू वहां पे डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उस टेंडेंसी को हम कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी। जब ऐसे रिस्पॉन्स को हम सेलेक्ट करते हैं जहां पे लोग क्या सोचेंगे वाला पॉइंट आ जाता है। एक्विंसेंस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी टेंडेंसी होती है कि हमें यस कहना है, मतलब नो नहीं कहना है। हम नो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें लगेगा कि यार हम नो कह रहे हैं इस बात पे, मतलब एक यस कह दो सिचुएशन के हिसाब से और जो है वो फ्लो के साथ चलते चले जाओ। ऐसी टेंडेंसी कई बार लोगों की होती है, तो वो एक्विंसेंस कहलाता है। जिस एक्विंसेंस और सोशल डिजायरेबिलिटी में क्या फर्क है, यहाँ चीजें यस नो कुछ भी हो सकती हैं, हमें तो लोगों के हिसाब से सोच के आंसर करना है, लेकिन एक्विंसेंस में हम केवल यस कहने की टेंडेंसी होती है, वहां पे नो पर्सन नहीं कहता है। ओके, तो ये दोनों में फर्क भी हो गया इस तरीके से। इसके अलावा हेजिटेशन भी हो सकता है, पर्सन बहुत उसको ये लग सकता है कि मेरा जजमेंट ना हो जाए, तो वो जज ना किए जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है और उस हिसाब से आंसर कर देता है, तो इसको बोलते हैं हेजिटेंट टू ओपन। आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की तरफ। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो साइकोडायनामिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट टेक्निक्स, पहली बात तो ये बहुत इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं, सेल्फ रिपोर्ट डायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि सेल्फ रिपोर्ट जो वो डायरेक्ट होती है, क्योंकि जो आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको आप सामने सामने आंसर कर देते हैं, हर कोई पर्सन उसे देख सकता है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि
मैं आपसे आपको कोई एक ऐसा कार्ड दिखाऊं या कोई एक इमेज दिखाऊं जिसे देखने के बाद मैं आपसे पूछूं इसमें आपको क्या दिख रहा है, पर आप उसमें कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि आपको जो नजर आएगा वो आप बताएंगे। इस तरीके की इल्यूजन वाली पिक्चर्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी कई बार तैर रही होती हैं कि ये पिक्चर में क्या दिख रहा है बताओ, तो वो पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज होती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वही होती हैं। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जिस तरीके से इससे पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव को निकालने के लिए यूज की जाती हैं, और ये यहाँ पे एक लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पेपर में तो साफ दिख रहा है कि 30 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, हमें इन्हें आंसर करना है, लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो चीजें आपको दिखाई जाती है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होती है, आपके सामने क्लियर पिक्चर नहीं होगी। ओके, यहाँ पे पर्सन क्या होगा, उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करेगा, ड्राइव्स को रिफ्लेक्ट करेगा। और मेजर जो टेक्निक्स हैं उनमें सबसे पहले आता है रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट। काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये। रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट में देयर आर 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, और उन इंक ब्लॉट कार्ड्स पे क्या होता है, हर कार्ड पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स, और एक ब्लैंक कार्ड भी होता है लास्ट में। उस कार्ड पे कोई इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर बनी होती है। एक्चुअली में हरमन रोरशा ने इस टेस्ट को बनाया कैसे था, उन्होंने एक पेपर पर इंक को थ्रो कर दिया था, और उसके बाद उस पिक्चर को उसको बीच में से फोल्ड कर दिया, मतलब करने के बाद एक तरफ थ्रो करने के बाद उसको फोल्ड करा, तो सेम इमेज दूसरी तरफ भी बन गई। अब इस तरह से क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने 10 कार्ड्स बनाए। ये मेरी पिक्चर इधर उधर सेम लग नहीं रही है, लेकिन हम जो है वो पिक्चर ऐसे ही बनी होती है। यहाँ पे 10 कार्ड स्टैंडर्ड कार्ड्स है, उन्हें बदल नहीं सकते। हम सोचे कि हम कार्ड्स बदल दें, अपने आप से बना दें, नहीं, इन्होंने जो 10 कार्ड्स बनाए हैं उन्हीं की हेल्प से जो है इंक ब्लॉट टेस्ट अप्लाई होता है। दीज ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल इन डिजाइन। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्री तो पढ़ी होगी आपने, छोटे क्लासेस में से टॉपिक आ जाता है, मतलब अगर ये ऐसे है तो इधर से भी ये ऐसे ही बनेगा, है ना। सिमेट्री मतलब एक लाइन के अराउंड जो इमेज इधर होती है वही उधर होती है, मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, तो वो सिमेट्रिकल होती हैं, और स्पेसिफिक शेप होती है उनकी। द कार्ड्स आर शोन टू द क्लाइंट, दो फेसेस में दिखाए जाते हैं। पहले फेस को हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में सिर्फ पर्सन को केवल ये बताना होता है कि वो क्या देख रहा है, और दूसरा स्टेप कहलाता है इंक्वायरी। ये दो स्टेप होते हैं इसके, परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में पर्सन को सिर्फ बताना होता है व्हाट पर्सन सीज, और दूसरा होता है इंक्वायरी। इट्स नॉट एनक्वायरी, ओके, ये आई से शुरू होता है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। इंक्वायरी में क्या होता है, पर्सन एक्सप्लेन्स अबाउट इट, वो डिटेल में बताता है कि उसने क्यों देखा, कैसे देखा, अबाउट इट। जब पर्सन ऐसा कुछ बताता है तो उसके बाद उसकी डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और कि उसने क्या देखा, क्यों देखा, सारे इंटरप्रिटेशंस बनाए जाते हैं। अब रोरशाह ब्लॉट टेस्ट के बारे में एक पर्सन से डिफरेंट कार्ड्स के बारे में डेटा लेने के बाद होता क्या है कि उसको एक स्टैंडर्ड आंसर्स से मैच कराया जाता है। मतलब जो हरमन रोरशाह ने न केवल ये कार्ड्स बनाए, बल्कि जब टेस्ट बनाया तो एक डिस्क्रिप्टिव मैनुअल बनाया है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मैच करता है सिमिलर। देखिए, अब पर्सन क्या आंसर देगा और उस मैनुअल में क्या आंसर्स हैं वो बहुत वेरी कर सकते हैं, तो हमें क्लोजेस्ट पे जाना होता है। इस डिटेल जो हमें पर्सन ने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको लेकर उस मैनुअल से मैच करने की कोशिश करनी होती है, कहाँ से क्लोजेस्ट मैच कर रहे हैं। जिस भी पर्सनैलिटी का टाइप पर्सन का निकल कर आता है उसके बारे में उसका सोल्यूशन और आंसर हो जाता है। आते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे टीएटी कहते हैं, जो कि मॉर्गन मुरे ने क्रिएट किया था। और ये इसमें 30 कार्ड्स होते हैं और पिक्चर्स होती हैं। इस जैसे हमने वहां पर जो हमने बात की थी रोरशा के टेस्ट में, वहां पे पिक्चर्स क्लियर नहीं थी, यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर होती हैं, और किसी सिचुएशन को एक डिस्क्राइब करते हुए स्टोरी बतानी होती है। मतलब एक कार्ड है हमारे पास जिसमें कोई लेडी है, वो स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी है, उसके हाथ में बैग है, उसका चेहरा में उदास लग रहा है। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस स्टोरी में, कि उस लेडी को शायद ट्रेन से किसी चीज के लिए उतरी होगी लेकिन ट्रेन चली गई, या फिर वो कुछ भी स्टोरी हो सकती है ना उसके पीछे। अब ये आपका है कि आप क्या स्टोरी बनाते हैं, और उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करना होता है कि वो पर्सन ने हमें क्या देखा, हमें क्यों देखा, क्या हुआ होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है। और इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन कार्ड्स को यूज करके, उस स्टोरी के इंटरप्रिटेशन को यूज करके, बिल्कुल जैसे रोड शो में हमने बात की थी इसी तरीके से एक डिस्क्रिप्शन डिटेल पर पहुंचते हैं। ठीक,
रोजनबर्ग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, रोजनबर्ग ने ये जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन दिया था, ये स्पेशली इस चीज के लिए बनाया गया था कि लोग किसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट कितना होते हैं। पर्सनालिटी के इस कंपोनेंट को मेजर करने के लिए उन्होंने पूरा टेस्ट बनाया था, जहां पर एक कार्ड होता है और वहां पे कोई फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी होती है। हमें ये बताना है कि उस सिचुएशन को देख के कि हम कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सिचुएशन से, या फिर हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकालते हैं, हम होते तो क्या करते, सिंपल। तो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फोकस ऑन द फ्रस्ट्रेटेड ऑब्जेक्ट और ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। वो जो सिचुएशन में पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अगर हम उससे खुद को वहां पे विजुलाइज कर रहे हैं तो हम खुद को वहां पे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो पर्सन जो है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन को स्टोरी से कनेक्ट कराया जाता है और फ्रस्ट्रेशन के ही ऊपर, पर्सनैलिटी के सिर्फ एक पार्ट के ऊपर यहाँ पे स्टडी होती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने लिखा आई लाइक टू, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पे पर्सन के अंदर से चीजें निकालने की कोशिश की जाती है। मैंने बहुत सिंपल लिया है और लाइक भी नहीं पूरा लिखा, ध्यान गलती हो गई। आई लाइक टू, तो आई लाइक टू में पर्सन क्या कर सकता है, कह सकता है कि आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू टॉक टू यू, आई लाइक टू बी विद द पीपल, बी अराउंड द पीपल हु आर वेरी प्रोडक्टिव इन नेचर। तो देयर कुड बी एनीथिंग, लेकिन हर एक स्टेटमेंट से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के थॉट्स निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन बन रहा है। अब ये तो बहुत सिंपल चीजें आप भी एनालाइज कर पा रहे होंगे कि जो खेलने की बात कर रहा है वो हम कहीं, हो सकता है किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा हो, और हर अलग एज में इस स्टेटमेंट के अलग अलग मायने निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये तो मैंने बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया है, हम उसको और थोड़ा सा ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें हम और पर्सन से डिग आउट करना चाहें। अच्छा, हम जैसा भी डिग आउट करना चाहेंगे वैसा स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को भी कई सारे इसके आए हैं, सिन्हा ने एक टेस्ट बनाया है और बहुत सारे इसके हिंदी वर्जन है जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन में प्रॉपर स्टेटमेंट दिए हैं। ये भी टेस्ट बहुत इजी होता है। जो पर्सन करेक्ट आंसर्स देता है उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, जो इनकरेक्ट देता है 1 मिलते हैं, जो कोई आंसर ही नहीं देता, जिसमें नेगेटिविटी, जिसमें कुछ लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वहाँ 0 होता है। मतलब अगर हमें आंसर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में नजर आ रहा है, पर्सन ने कुछ प्रोडक्टिव वे में बात की है अपने आंसर में, तो उसे 2 मार्क्स मिलते हैं। कुछ भी उसको लग रहा है कि नेगेटिव है तो 1 मिलते हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो न्यूट्रल आंसर दे रहा है तो उसको 0 देते हैं। इस तरह से इसकी पूरी स्कोरिंग होती जाती है और स्कोरिंग के बेस पर ही हम बताते हैं कि पर्सन का पर्सनालिटी टाइप क्या है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत इजी है। इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि उसे कंप्लीट करके दिखाओ। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजों के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू, और बहुत सारे हो सकते हैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट जो है वो किसी भी पर्सन के इंटरनल, उसके मन में क्या थॉट्स हो सकते हैं दूसरी चीजों को लेकर, इस बारे में ये टेस्ट होता है। सब्जेक्ट से कहा जाता है कि एक शीट ऑफ पेपर पे किसी पर्सन को ड्रॉ करो और फिर दूसरा पर्सन ऑपोजिट सेक्स का ड्रॉ करो। मतलब अगर उसने फीमेल को बनाया है तो वो मेल बनाएगा, मेल बनाया है तो फीमेल बनाया है। अब उसने जिस तरीके से ड्रॉइंग करी है वहां पे किस क्या क्या करा है, मतलब फेशियल फीचर्स को गायब कर दिया है, उसके अगर चेहरे को दिखाया है तो कैसा दिखाया है, बालों को दिखाया है तो कैसा दिखाया है। यहाँ पे ड्राइंग ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये ड्राइंग वाला जो कंपोनेंट है इस टेस्ट को खराब करने में पूरा रोल प्ले कर देता है। मतलब अगर किसी पर्सन की इंटेंशन तो नहीं थी कि वो उसका चेहरा इतना सैड बनाए, लेकिन उसकी ड्राइंग इतनी पुअर है कि उसने चेहरा ऐसा बना दिया कि सैड ही लग रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है कि जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मैंने बोला कि मैं आपके ऊपर एक स्टेटमेंट दे रही हूँ और कुछ आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ड्रॉ पर्सन टेस्ट की हेल्प, मतलब इसमें एक पीछे से बैकग्राउंड होता है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट में एक प्रॉपर सिनेरियो स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है, काइंड ऑफ एक आंसर्स जो होते हैं वो उस तरीके से फॉलो होते हैं कि ऐसा करा गया है तो ऐसा पर्सनैलिटी होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये साइकोलॉजिस्ट ही अपने लेवल पर इसको एडमिनिस्टर कर पाते हैं। और जो स्टिमुलाई होते हैं वो रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, पर्सन को करेक्ट एंड करेक्ट रिस्पॉन्सेज भी इन्फॉर्म किए जाते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं बिहेवियरल एनालिसिस पे। बिहेवियरल एनालिसिस का मतलब होता है डायरेक्ट हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। ओके, ये कैसे कैसे होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत सारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। हम किसी पर्सन को कुछ करते हुए नोटिस करते रहे, सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ नोटिस करते रहे, तो बहुत कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या, किस तरीके का पर्सन है, क्या उसकी हैबिट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरव्यू की।
इंटरव्यू चैप्टर 1 में भी आप पढ़ कर आए थे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्विकली बताऊंगी कि इंटरव्यू बहुत तरीके से लिया जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर में सारी चीजें वेल डिफाइंड होती हैं, क्वेश्चन प्री डिसाइडेड होते हैं, सिनेरियो प्री डिसाइडेड होता है, टाइमिंग, ड्यूरेशन, एवरीथिंग। अनस्ट्रक्चर्ड हम रैंडम हो सकता है, हमने प्लानिंग ना की हो, हमारे क्वेश्चन तो प्लान हो सकते हैं लेकिन सिचुएशन के संग वो बदल भी सकते हैं, मतलब सामने से आने वाले आंसर के हिसाब से हमारे क्वेश्चन बाद में चेंज भी हो जाते हैं। तो इंटरव्यू की हेल्प से क्या होता है, हमें पर्सन उस किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, क्या होगा उसका आइडिया, ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू के थ्रू उस पर्सन के बारे में पता चल जाती हैं। इंटरव्यू को जब हम कह रहे हैं तो हम इसे सेल्फ रिपोर्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है। सेल्फ रिपोर्ट पहली कैटेगरी थी जो हमने कंप्लीट कर ली, प्रोजेक्ट सेकंड थी और बिहेवियरल थर्ड है। तो बिहेवियरल में इंटरव्यू को इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू हम पर्सन से, इंटरव्यू रिटन नहीं होता, इंटरव्यू कैसे होता है, ओरल रिस्पॉन्सेज में होता है। और जब हम सेल्फ रिपोर्ट की बात करते हैं तो वहां आपने देखा होगा सारे ही टेस्ट हम रिटन में ले रहे थे, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसीलिए इंटरव्यू यहाँ पर आता है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जर्वेशन भी आप कई तरीके से कर सकते हैं। पर्सन को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैमरे के थ्रू उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या फिर नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं, नेचुरल वे में कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में पर्सन की अपनी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उसका इफेक्ट आ जाता है, मतलब एक पर्सन जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है वो जनरली चीजों में नेगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस करेगा, तो आपके खुद के एप्टीट्यूड का, एटीट्यूड का भी उस पर फर्क आ जाता है। इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, ऑब्जर्वर की मेच्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। उसको लग रहा है ये, मतलब अगर वो मेच्योर नहीं है ना तो वो इमेच्योर हरकतें भी कर सकता है, जिसकी वजह से पूरे टेस्ट पे इफेक्ट आ जाएगा। और अगर ऑब्जर्वर की जो प्रेजेंस है वो ठीक से इसने नहीं रखी है तो रिजल्ट्स भी कंटामिनेट हो जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन बिहेवियरल में दूसरा पॉइंट है। बात करते हैं बिहेवियरल रेटिंग्स की। इंटरव्यू और बिहेवियर को तो हमने क्विकली ओवर कर लिया क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है वो चीजें क्या हैं। बिहेवियरल रेटिंग्स क्या होती हैं? बिहेवियरल रेटिंग्स जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि हम रेट करते हैं किसी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। ओके, तो बिहेवियरल रेटिंग्स वो फ्रीक्वेंटली यूज पर्सनैलिटी असेसमेंट है जो ज्यादातर एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज होती है। मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑफिस वर्क पे क्या होता है, हम डिफरेंट एम्प्लॉयज का ओपिनियन ले लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके जो फेलो टीचर्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आपके फेलो वर्कर्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, उनके बिहेवियर को लेके जो हमें रेटिंग्स मिलेंगी, एक तरीके का डेटा हो जाएगा हमारे पास, और उस डेटा की हेल्प से हम एनालाइज कर लेंगे। Behavioral ratings are generally taken from the people who have known the client for a long period of time. In order to use ratings, the traits should be clearly defined in terms of carefully stated behavioral anchors. हम किस बारे में, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्लियर हमें बताना होगा। पता चला हम तो ऑफिशियल वर्क के बारे में जानना चाहते हैं पर हमारा स्टेटमेंट इतना पुअर था कि वो उसके घर की कहानी हमें बताने लगा कि नहीं, शी इज नॉट गुड एट पर्सनल लेवल, पर हमें जरूरत नहीं है उस चीज को जानने की, राइट। तो हमें तो अपने वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारे स्टेटमेंट इतने क्लियर होने चाहिए बिहेवियरल रेटिंग्स के टाइम पर कि हमें जो आंसर मिले वो रेलेवेंट हो, रिलेटेबल हो। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। यहाँ पे एक हेलो इफेक्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो इफेक्ट तो बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हम लोगों के किसी एक पर्सनल ट्रेट से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम उसके अंदर बाकी की सारी चीजों को नहीं देखते। मतलब अगर हमें कोई पर्सन अच्छा लगता है तो फिर उसके अंदर हम कुछ बुरा देखने के लिए राजी नहीं होते, और अगर कुछ बुरा लग गया हमें उसके अंदर तो हम अच्छा देखने को तैयार नहीं होते। यही कहलाता है साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट, जिसमें हम किसी पर्सन के किसी एक ट्रेट से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसके दूसरे ट्रेट्स की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, उस सिंगल ट्रेट के बेसिस पर ही हम उसका जजमेंट करने लगते हैं। इसे हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। तो हेलो इफेक्ट में रेटर्स जो होते हैं वो सिंगल फेवरेबल ट्रेट या अनफेवरेबल ट्रेट से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस पर्सन का ओवरऑल जजमेंट उसी हिसाब से कर देते हैं। तो अब जब हम बिहेवियरल रेटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तो उससे 5 आउट ऑफ 5 दूंगी। क्या है ये? हेलो इफेक्ट है ना। एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस और मिडिल कैटेगरी बायस क्या होता है? ये एक ऐसी टेंडेंसी है जहां पे लोग या तो एक्सट्रीम चले जाते हैं, जो मैंने बोला ना कि वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसे फुल मार्क्स दूंगी। यहाँ पे हेलो इफेक्ट भी काम कर रहा है और एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस भी काम कर रहा है। क्योंकि हेलो इफेक्ट इसलिए है क्योंकि मैं उसके मतलब मैं उसकी फ्रेंडशिप के चलते या उससे बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से उसको सारा वेटेज देती जा रही हूँ, तो ये तो हेलो इफेक्ट हो गया। और एक्सट्रीम रिस्पॉन्स भी इसलिए है क्योंकि मैं एक ही पॉइंट पर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम चली गई हूँ, अगर मुझे कोई नहीं पसंद है तो मैं उसके बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए राजी नहीं हूँ। तो चाहे मैं पॉजिटिव पॉइंट पकड़ू या नेगेटिव, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स जब हम देते हैं तो वो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस कहलाता है। और मिडिल कैटेगरी बायस तब होता है जब हम ज्यादा किसी के उसमें नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, उसको क्या ज्यादा टेंशन लेनी, मिडिल एवरेज है, ओके है, मैं ज्यादा नहीं जानती है ना। तो कई बार हम लोग किसी को ज्यादा नहीं जानते होते हैं तो मिडिल कैटेगरी बायस की वजह से उसके बारे में ऐसा ओपिनियन भी दे बैठते हैं जो उसकी बिहेवियरल रेटिंग को खराब कर देता है। लास्ट में बात करेंगे नॉमिनेशन और सिचुएशनल टेस्ट की। नॉमिनेशन एक ऐसा असेसमेंट होता है जो जनरली पीयर असेसमेंट होता है।
अब आप सोचेंगे पीयर असेसमेंट तो वहां भी हो रहा था बिहेवियरल रेटिंग के थ्रू, तो नॉमिनेशन खुद भी एक काइंड ऑफ बिहेवियरल रेटिंग ही है। इसमें लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में मॉनिटर बनाना है या कोई काम करना है। यहाँ पर जो नॉमिनेशंस होते हैं इनका और बिहेवियरल रेटिंग का, मतलब बिहेवियरल रेटिंग इन पर्टिकुलर अगर बात करें, एक मेजर डिफरेंस होता है। नॉमिनेशन के थ्रू हम किसी ना किसी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। बिहेवियरल रेटिंग के थ्रू हो सकता है हम उस डेटा को फ्यूचर में एनालाइज करें, यूज करें, या हम किसी पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करें। पर नॉमिनेशन में हमें किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को हाईलाइट करना होता है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, हमें कोई रोल देना होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज उसको करानी होती है, तब हम नॉमिनेशन कराते हैं। या एलिमिनेशन भी हो सकता है, हम किसी पर्सन को एक स्टोरी में हमें हटाना है, एलिमिनेट भी करना है, तो भी नॉमिनेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों से पूछा जाता है कि वो उन्होंने किसी पर्सन को नॉमिनेट क्यों किया, और इस तरीके से पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पर्सन के पता चल जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक असेसमेंट हो जाता है। सिचुएशनल टेस्ट क्या होते हैं? सिचुएशनल टेस्ट कई तरीके के होते हैं, मतलब जैसे आपकी बुक में यहाँ पे सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट को हाईलाइट किया है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पर्सन कैसे बिहेव करेगा। जब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट हो गया। पर सिचुएशनल टेस्ट और भी टाइप के हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होते हैं। कि जब आप किसी पार्टी में हैं और कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मान लीजिए कहीं कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, अब उस डिजास्टर सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जब पर्सन को असेस करना चाहते हैं तो वो सिचुएशनल टेस्ट हो जाता है। इसके थ्रू हमें पर्सन का बिहेवियर पता चलता है। काइंड ऑफ इंटरव्यू जैसी चीज हो गई है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में तो हम हमारा क्राइटेरिया क्लियर होता है, यहाँ हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे रहते हैं। इंटरव्यू में तो हमारी डायमेंशन बदल सकती हैं, लेकिन सिचुएशनल टेस्ट होते इसी तरीके से हैं, कंडक्शन उनका इसी तरीके से होता है। Okay, so that's it for the all type of assessment from this chapter self and personality। ये जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन वन शॉट वीडियो भी रह गया है जो इस चैप्टर के लिए मैं लेकर आऊंगी कुछ ही दिनों में। आई मीन आफ्टर द वीडियो यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट वीडियो एज वेल। और क्विकली चैप्टर 2 पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस आपके लिए वेट कर रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कवर करेंगे उसको भी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।